हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित चमोली। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स का। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीकली करंट अफेयर्स। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नगर वन स्कीम के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की एंट्री यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। उसके बाद हम देखेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड। उसके बाद वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लास्ट में हम करेंगे कवर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस जिसको हम बोलते हैं न्यूज़ शॉर्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नगर वन स्कीम। देखिए, आपने ऐसे दृश्य, ऐसी इमेजेस आपने मूवीज़ में ज़रूर देखी होगी। ये नज़ारा है कुछ न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क। तो इसी पे बेस्ड है नगर वन स्कीम। तो पहले हम जानते हैं ये सेंट्रल पार्क होता क्या है। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है कि जो हमारा सिटी है उसके इर्द गिर्द, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, एक काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सिटी है और उसके बीचों बीच जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पर है हमारा एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट। एक पूरा अच्छा खासा फॉरेस्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो यही चीज़ डेवलप करने के लिए इंडिया में चलाई गई है नगर वन स्कीम। तो नगर वन स्कीम को लॉन्च किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, दैट इज़ ऑन 5 जून। तो 5 जून को इसको लॉन्च किया गया है 2020 में। हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है नगर वन अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। तो बेसिकली पहली बार ही नहीं, इसको अभी रीलॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रीलॉन्च किया गया है 5 जून 2020 को एक न्यू पैकेज्ड मटेरियल के साथ। तो Nagavan scheme or the urban forest aims at developing 200 urban forest pan India। 200 urban forest अक्रॉस इंडिया इसमें डेवलप किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पर। फॉर दिस द वारजे अर्बन फॉरेस्ट सिचुएटेड इन महाराष्ट्र पुणे विल बी कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल। तो जो वारजे है, ये बेसिकली जगह है एक पुणे में, जहाँ की ऐसा कुछ करा गया, काफ़ी सक्सेसफुल एक मॉडल रहा है। तो उसको देखते देखते एज और जगह, जो ये 200 जगह इसको बनाया जाएगा, वहाँ इसका एक इंस्पिरेशन उससे ली जाएगी। तो देखिए, स्कीम्स तो बहुत आती हैं, बट एक स्कीम को चलाने के लिए एट द एंड हमें चाहिए मनी। वो स्कीम फंड कहाँ से होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। एंड इसी सिलसिले में कैंपा का जिक्र होता है, दैट इज़ कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो जो नगर वन स्कीम है और द अर्बन फॉरेस्ट स्कीम विल बी फंडेड बाय द कैंपा। कैंपा की शुरुआत जो हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में स्टार्ट किया जाने का एक आदेश दिया गया था। क्योंकि पहले भी ऐसी स्कीम्स थी, ये स्कीम पहले भी थी कि हमें कैसे हम जो एफॉरेस्टेशन है जिसकी अभी हम बात करेंगे एंड फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग कैसे हम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो पहले स्कीम्स थी वो फेल हो चुकी थी। तो उसको देखते हुए ये फंड स्टैब्लिश करने की बात करी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सन 2016 में। तो जो नगर वन स्कीम है उसमें कैंपा के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता है एफॉरेस्टेशन की एंड रीजनरेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ फॉर द फॉरेस्ट लैंड असाइंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़। तो बात क्या हो रही है यहाँ पर, देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है और आपको उसको एक्वायर करना है और यहाँ पर हैं ढेर सारे पेड़, यहाँ पर पूरे खूब सारे हमारे ट्रीज़ हैं। तो जो ये ट्रीज़ हैं, अगर हम इसको एक्वायर करते हैं तो हमें क्या करना है, इसके अगेंस्ट कुछ पैसा देना है सरकार को, और वो पैसा जाएगा कैंपा फंड में। और उस कैंपा फंड से क्या होगा, वो जो पैसा है वो एफॉरेस्टेशन में दोबारा लगाया जाएगा। तो ये हमने क्या करना है, कंपलसेटरी एक उसको कंपनसेशन करके उस फॉरेस्ट को कहीं और शिफ्ट करना है। वही ये बात हो रही है कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो
जो ये स्कीम है इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ज़रा देख लेते हैं हम। द अथॉरिटी लेज डाउन द ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर द स्टेट कैंपा, स्टेट में कैसे फंक्शन करेगी ऑर्गेनाइजेशन कैंपा, कैसे काम करेगा। इट फैसिलिटेट साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर assistance that may be required by the state campa. The body will also give the recommendation to the state campa based on review of their plans and programs. It also provides a scheme to state campa to resolve issues of an interstate or center state character. तो इस स्कीम के तहत क्या होना है, देखिए इस स्कीम में 90% जो फंड कलेक्ट होंगे वो तो स्टेट के पास ही रहेंगे। हावेवर जो 10% बचता है वो जाएगा सेंटर के पास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस स्कीम का हो जाता है, इसका फंड का हो जाता है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, द कैंपा एक्ट seeks to establish the National Compensatory Afforestation Fund under the Consolidated Fund of India. And B जो है वो कह रहा है स्टेटमेंट, the national fund will get 90% of the funds collected and the remaining 10% will go to respective state fund. तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो मैंने सोचता हूँ, आशा करता हूँ आपने इसका अटेम्प्ट करा होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो है डी, नन। देख लेते हैं कैसे। देखिए, द कैंपा एक्ट सीक्स टू एस्टैब्लिश द नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका लेना देना नहीं है कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई हमारी गलत। नेक्स्ट हम देखते हैं, द नेशनल फंड विल गेट 90% ऑफ द फंड्स कलेक्टेड एंड द रिमेनिंग 10% विल गो टू द रिस्पेक्टिव स्टेट फंड। तो यहाँ पर कैच क्या है, यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जो ये नंबर्स हैं इनको उल्टा कर दिया है। यहाँ पर 10% मिल रहा है और यहाँ पर 90% विल गो टू द रिस्पेक्टिव स्टेट फंड। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको आप पढ़ सकेंगे कैंपा के बारे में, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। वही सब है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका 2016 में इसको एस्टैब्लिश किया था एंड कैसे कैसे इसका काम किया गया था। तो अब हम देखते हैं आगे। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की एंट्री एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, 2 साल का ये कार्यकाल है, फ्रॉम 2021 टू 2022। शुरुआत होगी 1 जनवरी 2021 से। So, India was a candidate for a non-permanent seat from Asia Pacific region एंड अलॉन्ग विद इंडिया, भारत के साथ साथ इसमें कौन कौन मेंबर्स बने हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। इंडिया के साथ साथ मेंबर्स बने हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे also won the United Nations Security Council elections. India will be a part of the United Nations Security Council along with the permanent members, that is US, UK, Russia, China and France and the non-permanent members. तो ये तो था रीसेंट डेवलपमेंट। हावेवर इस रीसेंट डेवलपमेंट से पहले भी एक चीज़ जो स्टेटमेंट हमारे श्री एस जयशंकर साहब जो कि हमारे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कही गई थी दैट इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट फॉर नॉर्म, दैट इज न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। तो ये क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने रीअसर्ट किया है, जैसी ये हमको न्यूज़ मिली कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट कर लिया गया है, मेंबर बना दिया गया है जिसका कार्यकाल 2 साल का होगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट दोबारा आती है कि हम इस न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम को लागू करेंगे, हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सिस्टम है ये बात करता है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, क्योंकि आपको जानना होगा, देखिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका एक अभिन्न अंग है, दैट इज़ लाइक द चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हम सब जानते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इन 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनका दबदबा रहता है। तो काफ़ी बार जो बहुत ही अच्छे डिसीजंस होते हैं उनको वीटो कर दिया जाता है, जो काफ़ी सारे लेजिस्लेशंस होते हैं, काफ़ी सारे जो रेजोल्यूशंस पास करने होते हैं वो ढंग से पास नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ सम वीटो और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसको रिफॉर्म ला सकते हैं,
वो बात करता है नॉर्म। तो भारत का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे हम इसमें ऑब्जेक्टिव को रिफॉर्म कर सकते हैं एज नॉर्म। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा प्लीज़। देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज ए द लोक सभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बी पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सी राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, एंड डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा। तो क्यों इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्यों है वो, इसका जो सही आंसर है वो है डी, क्योंकि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। हम सब जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, उनको जवाब देना होता है लोकसभा में, एंड लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो इसका ए आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए लोकसभा इज बीइंग डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, हमें समझ आ रहा है, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, उनको जवाब देना होता है बिकॉज दे आर टेकिंग as the executive, they are doing all the decision making and they are doing the execution and implementation। तो इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर आप देख लेंगे, आंसर है इसका डी। अब हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवार्ड है ये, जैसे कि आपने नोबेल सुना होगा वैसे ही इसको कहा जाता है एशियाज़ नोबेल। तो देखिए एशिया का नोबेल प्राइज़ है तो कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो गई। तो इसकी शुरुआत हुई थी, ये दिया जाता है फ़िलीपींस में, और फ़िलीपींस आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन कहाँ है। देखिए ये है हमारा इंडिया, और आप इंडिया के अगर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तब आपको मिलेगा फ़िलीपींस, ये आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ जो फ़िलीपींस की कैपिटल है वो है मनीला। अब मनीला में आपको इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स अगर आपको ध्यान हो तो आपको मिलेगा एडीबी का हेडक्वार्टर, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा यहाँ पर। साथ ही साथ आपको मिलेगा इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे, फर्स्ट आपको मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड आपको फिर मिलेगा इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये काफ़ी दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको यहाँ मनीला फ़िलीपींस या फ़िलीपींस में मिलेगी, क्योंकि जो IRRI है ये किसी दूसरी सिटी में लोकेटेड है, हाउएवर है फ़िलीपींस में ही। तो ये है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रेमन मैग्सेसे कौन थे? देखिए ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ़िलीपींस के, अभी हम आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए द अवार्ड इज़ कंसिडर्ड एज अ नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज एंड ऑनर्स इंडिविजुअल्स दैट हैव अचीव्ड डिस्टिंक्शन इन देयर फील्ड एंड हेल्प अदर्स जेनरसली। द अवार्ड हैज़ बीन गिवन इन 5 कैटेगरीज। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी कैटेगरीज में से दिया जाता है। तो फर्स्ट दिया जाता है जर्नलिज्म में, सेकंड दिया जाता है गवर्नमेंट सर्विस में, थर्ड पब्लिक सर्विस में, एंड फोर्थ लिटरेचर, एंड 5 इज़ क्रिएटिव कम्युनिकेशन। तो ये 5 कैटेगरीज हैं इस अवार्ड को देने की, जो कि आपको पता होनी चाहिए, मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए कि 5 कैटेगरीज में ये दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। द रेमन मैग्सेसे अवार्ड हैज़ बीन कैंसल्ड थ्राइस। तो देखिए इसको 3 बार कैंसिल किया जा चुका है, पहले 2 बार और अब तीसरी बार इसको कैंसिल किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो देखिए कोविड-19 से कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि ये हम एक्चुअली इस लॉस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी को अवार्ड मिलता। अब देखिए ये अवार्ड कैंसिल हो गया तो वो अवार्ड नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक लॉस हो गया जो हमें पता नहीं कहाँ किसको लॉस हुआ होगा, बट somebody has lost this opportunity। एंड बाकी और भी रीजंस होते हैं। देखिए कोविड-19 की वजह से इसको कैंसिल करा गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड हैज़ बीन कैंसल्ड थ्राइस इन 6 डिकेड्स। द अवार्ड्स वर कैंसल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1970 ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। इट वॉज कैंसल्ड अगेन इन 1990 ड्यू टू डिजास्ट्रस अर्थक्वेक। तो एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि आया 1970s में, और उसके बाद आया 1990s में ड्यू टू डिजास्ट्रस earthquake। The award has been named after a popular Philippine president who died in plane crash in 1957।
तो 1957 में जो प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे थे, जिनके नाम पे अवार्ड है, उनकी मृत्यु हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। रेमन मैग्सेसे को माना जाता है एक बहुत ही अच्छे ये थे प्रेसिडेंट, एंड इनका जो कार्यकाल था उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, एक फिलीपींस एक अलग ही तरक्की लेके आ रहा था, एक अलग ही स्पीड से भाग रहा था ये देश, एंड इसने काफ़ी अच्छा किया था। रेमन मैग्सेसे की अगर बात करें, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस इन 1953, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, द एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर्स ऑफ मैग्सेसे आर साइटेड एज द गोल्डन ईयर्स ऑफ फिलीपींस। अब इसकी डिटेल में अगर मैं ना जाऊं, बट आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि रेमन मैग्सेसे जो थे, उनकी सोच काफ़ी अच्छी थी, एक व्यापक सोच रखते थे। तो उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, उस समय कहा जाता है, देखिए यूएस के साथ जो फिलीपींस के रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे हो रहे थे, एंड यूएस आप जानते हैं एक लिबरल सोच वाला देश है। तो यूएस के साथ जैसे जैसे इनके संबंध बढ़ते गए, वैसी प्रोग्रेस इनको काफ़ी जल्दी जल्दी होती रही, एंड और भी चीज़ें थे देखिए, बट एक ये बताया जाता है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो एक जो ये था, तो इट बिकेम अ वेरी वेरी बिग लॉस जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फर्स्ट अवार्ड की हम बात करते हैं। फर्स्ट अवार्ड दिया गया था विनोबा भावे जी को, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। 1958 में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2018-2019 में भी भारतीय लोगों को इस अवार्ड को दिया गया था। तो 2018 में मिला था सोनम वांगचुक को, एंड भारत वाटवानी ऑफ इंडिया, एंड 2019 में मिला था रवीश कुमार जी को, जो आपको लेटेस्ट याद रखना है, इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म के फील्ड में रवीश कुमार जी को यह अवार्ड दिया गया था। आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में। देखिए वियना कन्वेंशन बहुत तरीके के आपने सुने होंगे, इनको अक्सर न्यूज़ में आता रहता है। तो जो हम आज पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में। Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 is a treaty that defines the framework for the conduct of diplomatic relations between countries. तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हम रख सकते हैं, कूटनीति जिसको हम बोलते हैं, बिटवीन द कंट्रीज। देयर इज ऑल्सो अ सेपरेट कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस साइंड इन 1963. दीज ट्रीटीज वर डेवलप्ड by United Nations because and they apply not only to diplomats but to personnel from military departments, both military and civilian, who are in the country under the authority of chief of mission. chief of mission की हम बात करते हैं, तो एम्बेसी एम्बेसडर की हम बात कर रहे हैं। कुछ मैं आपको टर्म्स क्लियर करना चाहूँगा। एम्बेसी एक आपने सुना होगा, एम्बेसी, और आपने एक सुना होगा कॉन्सुलर कॉन्सुलेट। तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट में क्या अंतर होता है, देखिए अगर हम इसका बड़ा बड़ा डिफरेंस देखें, तो एम्बेसी जो होगा वो कैपिटल ऑफ द कंट्री में सिचुएटेड होगी, दूसरी कंट्री के। जैसे कि इंडियन एम्बेसी आपको मिलेगी पाकिस्तान में और कंट्रीज़ में, हाउएवर, एंड कॉन्सुलेट जो है आपको, वो आपको मिलेगा किसी और सिटी में। तो ये तो हो गया ये। एक और टर्म जो आपको सुनने में मिलती है वो होता है अम्बेसडर, और दूसरा होता है कमिश्नर, हाई कमिश्नर या हाई कमीशन। तो इनमें क्या अंतर है, जो हाई कमीशन है, देखिए अंतर वैसे एट ऑल कुछ नहीं है, अम्बेसडर और हाई कमीशन में कोई अंतर नहीं है। हाउएवर हाई कमीशन वहाँ यूज़ किया जाता है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ रह चुकी हैं, कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं। अम्बेसडर जो है वो और कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि भारत भारत के जो अम्बेसडर यूएस में हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड अम्बेसडर, जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे हाई कमीशन, क्योंकि पाकिस्तान वाज अ पार्ट एंड इज़ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, देखिए ऑपरेशन डेजर्ट चेज, नाम याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी। भारत के द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट चेज चलाया गया था, जिसमें राजस्थान पुलिस ने रिसेंटली अरेस्टेड 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़ इन जयपुर बेस्ड ऑन मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, जो स्पाई कर रहे थे बेसिकली आईएसआई को, हमारे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स के चार्जेस पे इनको लिया गया है कस्टडी में। तो इसके रिटेलिएशन में क्या हुआ, बेसिकली आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जो पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन है, वहाँ के जो दो ऑफिशियल्स थे जो कि सीआईएसएफ से थे,
उनको क्या किया गया, उनको वो अपने काम से बाहर गए थे, तो जब उनको वहाँ से बेसिकली उनको वहाँ से कस्टडी में ले लिया गया। कुछ समय तो उनका पता ही नहीं चला कि वो गए कहाँ। उसके बाद कहा गया कि इन्होंने किसी रोड एक्सीडेंट में संलिप्त पाए गए थे, किसी ने और ब्लेम गेम्स चलते रहे। तो ऐसे ऐसे करके एक चार्जेस फ्रेम करने की कोशिश करी गई। तो जब इंडिया की तरफ से प्रेशर आया तो इस मामले को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश हुई, इसको ठंडा किया गया, इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो बात करी गई थी। तो ऑपरेशन डेजर्ट चेज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है GPAI, इंडिया हैज़ बिकम अ पार्टनर ऑफ दिस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी वीडियोस में, इट्स अ हॉट टॉपिक एंड आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट्स ही होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केवल रोबोट्स ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, रोबोज ही केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा, मान लीजिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं। अब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप फ्रिज सर्च करते हैं और आप अपनी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, तो आप देखेंगे आपको उसी के एडवर्टाइजमेंट्स मिलते रहेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट्स तो मिल रहे हैं, तो ये काम कैसे कर रहे हैं? क्या कोई इसको पर्टिकुलर पर्सन बैठ के उस चीज़ को वॉच कर रहे हैं? नहीं, ये काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जा रहा है, मशीन लर्निंग का प्रयोग कर कर। तो दिस इज़ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कैसे हम बिग डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। अब ये बिग डेटा क्या हो जाता है? बिग डेटा हो जाता है जो भी वास्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको बोलें कि आपको रिकॉर्ड रखना है ऑफ ऑल द माइग्रेंट्स, जितने भी माइग्रेंट्स हैं हमारे पास, काश ये डेटा होता। हावेवर अभी तो ऐसा डेटा बनाते हैं हम, मान लीजिए। तो अगर हम ऐसा डेटा बनाते हैं तो हम इसको कंपाइल करें, इसको एनालाइज करें। हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हम इसको एनालाइज कर सकेंगे। तो इंडिया जॉइंस द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ फाउंडिंग मेंबर टू सपोर्ट द रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ AI। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ह्यूमंस के जो डेवलपमेंट है और उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, उस अंदेशे से हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। It is an international and multi-stakeholder initiative to guide the responsible development and use of artificial intelligence, grounded in human rights, inclusion, diversity, innovation, and economic growth. It is a first initiative of its type. देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो फर्स्ट इनिशिएटिव भी है। फर्स्ट इनिशिएटिव मतलब पहली बार इसको ऐसा कुछ लाया गया है, ऐसा कुछ सोचा गया है कि हम इस पर काम करते हैं। तो जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, GPAI, इसको विल बी सपोर्टेड बाय अ सेक्रेटरीट टू बी होस्टेड बाय द OECD। OECD आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा, 1961 इसमें इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन पेरिस, एज वेल बाय द टू सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टाइज, वन ईच इन मॉन्ट्रियल दैट इज़ इन कनाडा, एंड देन देयर इज़ पेरिस। तो OECD इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस संगठन को शुरुआत कर रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया का इसमें एंट्री लेना इज़ अ वेरी बिग बिग अचीवमेंट। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अभी हमने बात करी थी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय किया जा सकता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इट रिकॉग्नाइजेज इमेजेस। अब देखिए स्नैपचैट वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं आप, तो उसमें फेशियल रिकग्निशन यूज़ करता है। या जैसे अभी आपने सुना होगा फेशियल रिकग्निशन से एयरपोर्ट पे इसको यूज़ किया जा रहा था। अगर मैं बात करूँ, बैंगलोर एयरपोर्ट में इस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करी गई थी, हावेवर कुछ ऑब्जेक्शंस हुए थे। तो उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, फेस को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होता है। यूजेस द लर्निंग
टू रीज़न, कैसे कैसे मशीन अपने आप सोच सकती है। मान लीजिए कोविड-19 के पेशेंट्स को हम ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें हम रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए पेशेंट की स्थिति ख़राब हो रही है, तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ही डॉक्टर को बता दे, इत्तला कर दे, कैसे कैसे ये काम होगा। तो इट ऑल वर्क्स, learns from experience, creates perspectives, understand language and its usage। तो ये हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एंड उसकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड इट्स अ वेरी वास्ट एंड डेवलपिंग फील्ड। लास्ट में हम अब देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस जो कि हम कवर करते हैं हमेशा की तरह न्यूज़ शॉर्ट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इनॉग्रेटेड द 18th बेंच ऑफ कैट, दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब जो ये कैट है, ये क्या चीज़ है? देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल का काम होता है कभी भी दो पक्षों में विवाद हो जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आप किसी कोर्ट में ना जाके आप ट्राइब्यूनल में जाते हैं। तो डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जैसे कि एनजीटी आपने काफ़ी पॉपुलर है, 2010 में इसका गठन हुआ था, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। न्यूज़पेपर में हमेशा आता रहता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कैट के बारे में अगर हम बात करें तो इट डील्स विद द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज। तो पब्लिक सर्विसेज में जो भी लोग हैं उनके बीच में किसी पोस्ट से रिलेटेड या कोई भी विवाद आ जाता है, रिक्रूटमेंट कंडीशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो उसको सॉल्व करेगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसको संविधान में आर्टिकल 323A के अंतर्गत आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे हैज़ डेवलप्ड अ नैनोटेक बेस्ड disinfectant spray to combat COVID-19 by disinfecting all types of surfaces named अनन्या। इसका नाम रखा गया है अनन्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक ऐसी चीज़ बनाई गई है, एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया गया है विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप, हर एक सरफेस पे काम करेगा। साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, क्या बनाया गया है और इसका नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम आप ध्यान रखिएगा, अनन्या क्या चीज़ है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अनन्या। सो आप बोल सकेंगे इट इज़ अ स्प्रे, इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डिजाइन बाय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करें, लॉन्च्ड इट फ्लैगशिप प्रोग्राम तुरंत कस्टम्स एट बेंगलुरु एंड चेन्नई एयरपोर्ट। तो देखिए, कस्टम्स क्या होता है, मान लीजिए विदेशों से जो सामान इंपोर्ट किया जाता है उसको कस्टम्स के थ्रू गुजरना होता है। कस्टम्स क्या करेगा, बेसिकली उस सामान को चेक करेगा, क्या उस पर उतना टैक्स जितना बनता है वो दिया जाना चाहिए था, क्या कोई इलीगल मटेरियल तो नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे करके जो हमारा कस्टम्स है उसका काम होता है इन चीज़ों को चेक करना। तो कस्टम्स में हम कैसे डिजिटलाइजेशन आ सकते हैं, और जैसे आप जानते हैं कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें जितना कॉन्टैक्टलेस चीज़ें हों वो ज़्यादा अच्छा है। तो फेसलेस कस्टम्स, पेपरलेस कस्टम्स, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, कैसे हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है तुरंत कस्टम्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सेंसस द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस हैव नाउ रिजन बाय 29%। एशियाटिक लायंस आर स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस, फैक्ट हो जाता है। तो देखिए, एशियाटिक लायंस की जो पॉपुलेशन है वो 29% हो गई है। एशियाटिक लायंस आपको कहाँ मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आपको इसका आंसर ज़रूर ही पता होगा। दैट इज़ गिर नेशनल पार्क, दैट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात में आपको मिलेंगे ओनली पॉपुलेशन ऑफ द एशियाटिक लायंस, पूरे विश्व में आपको एशियाटिक लायंस केवल और केवल यही मिलेंगे। हावेवर कुछ दिक्कतें थी बिकॉज ऑफ अ वायरस, दैट इज़, आप चलिए आप वायरस का नाम मुझे नीचे बताइए कि कोशिश करिएगा। दैट इज ओके, मैं आपको बता देता हूँ, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, CDV। इस वायरस की वजह से काफ़ी सारे लायंस की मृत्यु हो चुकी है, दर्दनाक मृत्यु, बिकॉज ऑफ दिस वायरस दैट हैड बीन इन न्यूज़। लास्ट टाइम भी ये न्यूज़ में था एंड इस बार भी ये दोबारा से न्यूज़ में आ रहा है एंड इससे एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। गिर नेशनल पार्क की हमने बात करी और एशियाटिक लायंस की हमने बारे में बात करी। तो अब हम देखते हैं आगे, दैट इज इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल विंस प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज। लाल हु इज 75, जिनकी उम्र 75 है, वॉज नेम्ड एज द
2020 World Food Prize laureate for development and mainstreaming a soil-centric approach for increasing food production that conserves natural resources and mitigates climate change. तो जो ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। तो जो ईयर था 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला जो इसका प्राइज़ था वो दिया गया था 1987। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहला जो प्राइज़ था वो मिला था वन एंड ओनली द फेमस MS स्वामीनाथन को। तो ये प्राइज़ 1987 में गया था श्री MS स्वामीनाथन को, और इस बार का जो मिला है वो मिला है श्री रतनलाल जी को, हु इज़ एन इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया जापान विल बी लॉन्चिंग जॉइंट लूनार मिशन कॉल्ड लूनार पोलर एक्सपीडिशन। तो ये जो प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम, ये मून की सरफेस के साउथ पोल पे जाएगा और यहाँ एक्सप्लोरेशन करेगा। अभी तो इसके आने में टाइम है, दैट इसका जो लॉन्च होगा वो 2024 या 2023 तक की बात करी जा रही थी। तो देखते हैं कब ये लॉन्च होता है। एंड इसमें जो जापानी स्पेस एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं जैक्सा, तो उसका भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा एंड इसरो का भी इसमें रोल रहेगा। तो इसरो का जो रोल रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। इसरो इसमें जो डेवलप करेगा वो लैंडर को डेवलप करेगा, कि जो लैंडर यहाँ पर काम करेगा, जो सरफेस पे पहुँचेगा, उसके ऊपर जो काम किया जाएगा वो भारत के द्वारा इसमें किया जाएगा। तो अभी हमने देखी ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने काफ़ी सारा इसमें आज कवर किया है। आई होप you enjoyed the video. Please share your views in the comment box below. Thank you for watching.